हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ भी 7 करेंगे। जंतु और पादपों में परिवहन, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिखा है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन जो है बच्चों, मतलब कि किसी चीज़ को बाहर निकालना है ना, उत्सर्जित करना। तो यहाँ हमारे शरीर में किस चीज़ का उत्सर्जन हो रहा है? अपशिष्ट पदार्थों का। किसका हो रहा है बच्चों? अपशिष्ट पदार्थों का। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ अब क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो उन पदार्थों को कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं और उनका शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है। ठीक, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा गया है। तो अपशिष्ट पदार्थों, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अब लिखा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। बिल्कुल यही लिखा है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखें। तो देखें बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, क्योंकि मानव उत्सर्जन तंत्र मतलब हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें अंग अगर हम बात करते हैं तो कई सारे हो जाते हैं। कि जैसे उत्सर्जन का मतलब क्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको बाहर निकालने का काम तो जैसे हमारी त्वचा भी करती है। कैसे, किस रूप में? जैसे हमें पसीना आता है ना, वो भी तो एक अपशिष्ट पदार्थ है हमारे लिए। तो उसमें भी जैसे अधिक मात्रा में लवण होते हैं। ठीक, तो ये सब भी हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो त्वचा भी एक हमारा उत्सर्जन अंग है। ठीक है, ऐसे ही हमारे फेफड़े होते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े जो होते हैं उनके द्वारा हमारे क्या निकलते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होती है उच्छ्वसन के द्वारा, वह बाहर आती है ना। तो इस तरह से हमारे फेफड़े भी उत्सर्जन अंग हैं और त्वचा भी। ठीक, और मेनली जब अगर हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, तो उसमें हमारा जो अंग इन्वॉल्व होता है वो होते हैं हमारे वृक्क, जिन्हें गुर्दा भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं किडनी। ठीक है, किडनी का काम होता है कि हमारे जो शरीर में जो हमारा रक्त है, रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वो बाहर निकालने का काम करती है। यानी किडनी जो है वो एक फ़िल्टर की तरह, छलनी की तरह काम करती है हमारे लिए, हमारे रक्त का शोधन करती है और जिससे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में ये सभी अपशिष्ट पदार्थों को इंक्लूड किया है। देखें कि मानव उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः गुर्दे यानी वृक्क होते हैं। मुख्य जो हमारा उत्सर्जन अंग है वह क्या है? वृक्क या गुर्दे। इसके अलावा इनके अतिरिक्त जो हैं मानव के फेफड़े, त्वचा और आंतें भी उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है, तो अब यहाँ फेफड़े और त्वचा मैंने बताया आपको। आंतें आप सोचेंगे कैसे करते हैं, तो आंतों के द्वारा भी हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मल होता है, वह बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी हमारे उत्सर्जन तंत्र जो है उसके अंग हो गए। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगले पेज पे देखिए, ये आपको ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र की मदद से आप समझ जाएंगे कि हमारे वृक्क जो हैं, ये देखें, वृक्क जो हैं ये हमारे किस काम आते हैं? ये हमारे रक्त का शोधन के काम आते हैं। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको बाहर निकालने के काम आते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक से चित्र लिया गया है और इसमें ये वृक्क देखें, बहुत अच्छे से चित्र दिखाया गया है। वृक्क यानी कि ये हैं किडनी। ठीक है, तो किडनी के द्वारा हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं रक्त के, वो बाहर निकल आते हैं। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें इसके बारे में और बताया है, फिर आपको समझाएंगे। तो अब ये देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो लिखा है इसको थोड़ा एक बार पहले बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर समझाएं। यहाँ पर ये क लिखा है बच्चों, इसको को बना लेना। ठीक है, ये को। तो अब इसमें देखो जो अलग अलग अंग जो लिखे हैं, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए
वृक्क यानी जो गुर्दे होते हैं वो रक्त को छानने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में जो अंग सम्मिलित होते हैं वह हैं, तो इस प्रक्रिया में यानी मानव का जो रक्त है शरीर में, उसमें अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए जो जो अंग हमारे यूज़ होते हैं उनके नाम है। ये देखें, पहले है वृक्क, ठीक है, फिर है मूत्रवाहिनी, फिर है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र रंध्र, ठीक है। तो ये सारे अंग जो हैं ये हमारे अब उत्सर्जन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर चित्र की सहायता से समझेंगे। ये देखें, जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ मूत्र के रूप में अलग हटा दिए जाते हैं। तो ये हमारे वृक्क यानी किडनीज का कार्य होता है, ठीक। इसके बाद जो अगला हमारा था मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो मूत्रवाहिनियों का क्या कार्य होता है वो देखते हैं। मूत्रवाहिनियाँ जो हैं उनसे होता हुआ मूत्र मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय जो है में चला जाता है और वहाँ से मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की जो होती हैं उनसे कहाँ जा रहा है, मूत्राशय तक मूत्र पहुँच जा रहा है, ठीक है। और जो मूत्राशय है वह क्या है, मूत्राशय में मूत्र संचित होता है, मतलब इकट्ठा होता रहता है। इससे एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जब मूत्राशय पूरी तरह से फिल हो जाता है, ठीक है, संचित हो, इसमें मूत्र संचित होता रहता है। जब ये पूरा फिल हो जाता है तो वहाँ से जो एक नली से आगे और जुड़ी है पेशीय नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, फिर वो मूत्रमार्ग तक पहुँच जाता है ना। तो अब मूत्राशय मूत्रमार्ग द्वारा बाहर खुला होता है, ठीक है। अब जो ये मूत्राशय था जिसमें जो यूरिन है यानी मूत्र जो है वो संचित हो रहा था, वह मूत्रमार्ग द्वारा बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका मूत्रमार्ग का द्वार बाहर खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। उस द्वार को क्या कहते हैं बच्चों, मूत्र रंध्र कहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो यूरिन है या मूत्र है वह बाहर चला जाता है। तो अब ये मूत्र रंध्र क्या है देखते हैं। मूत्र रंध्र शरीर से मूत्र रंध्र से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग हैं। तो ये देखिए, अब ये चित्र आपका ये पहले जो दिए हुए हैं, ये देखिए, ये किडनी है आपके, यानी किडनी जो है वृक्क जिन्हें कहते हैं, इनका आकार भी आपको देखकर याद आ रहा होगा, जैसे कि बीन्स का है, जो बीन्स आप खाते होंगे, ठीक है, सेम की फली वगैरह जैसे खाते हैं, राजमा जैसे है, उस तरह से इनकी आकृति है, ठीक है। इसके बाद ये देखें आप, यहाँ से ये मूत्रवाहिनियाँ दोनों वृक्कों से, हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, ठीक है, दोनों वृक्कों से मूत्रवाहिनियाँ आ रही हैं यहाँ पर। उसके बाद ये देखें, ये इसमें मूत्राशय में आ रही हैं, ठीक है। ये मूत्राशय में जो है, जो मूत्र है वह संचित होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, ठीक। मूत्रवाहिनियों का काम है मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। अब यहाँ पर पूरा जब संचित हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये मूत्र मार्ग से होता हुआ लास्ट में जो मूत्र रंध्र है इसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि जो उत्सर्जन तंत्र है वह हमारा किस प्रकार कार्य करता है। अब आप यहाँ देखें, ये 2 यहाँ पर इस तरह से ये नलियाँ दिख रही होंगी आपको, एक में रेड कलर दिख रहा है, एक में ब्लू कलर। अब ये देखिए, ये हमारी जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लू कलर वाली जो रक्त वाहिका आप देख रहे हैं, ये किडनीज़ में जाएंगी, मतलब वृक्क जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ जिसमें मिले होते हैं वो वाला रक्त किडनीज़ में जाएगा, ठीक है। अब किडनीज़ का काम क्या है, उस रक्त को छानना है ना, तो वो वहाँ से उसको छानेंगे और जो मूत्र है और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किसका बना है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों और अधिक मात्रा में जो जल होता है उससे मिलकर जो मूत्र बनता है वह मूत्रवाहिनी से मूत्राशय तक पहुँच जाएगा। अब बाकी का जो रक्त बच गया, ठीक है, क्योंकि इस मूत्र में क्या आया है, आपने कभी ये तो नहीं देखा होगा ना कि रेड कलर का आपका मूत्र है ना। अगर ऐसा होता है तो वो आपको कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है, आपकी जो किडनी है वो ठीक से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है।
परंतु अब यहाँ पर बात क्या है कि मूत्र तो बन गया, अब बाकी का जो ब्लड बच गया यानी रक्त जो बच गया उसका क्या होता है, तो वो रक्त जो है वापस रक्त वाहिकाओं में चला जाएगा। और क्योंकि अब वह रक्त जो है अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त हो गया है तो उसका लाल रंग जो है वो वापस आ जाता है, दिखने लगता है, मतलब हम लोगों को रक्त का लाल रंग, और ये हमारे पूरे शरीर में मतलब परिवहन करता है। ठीक है, तो इस तरह से किडनीज के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं रक्त के वह बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ आ गया होगा पूरा मानव उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः एक दिन में कितना मूत्र करता है। तो देखें, कोई वयस्क व्यक्ति जो है वह 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यानी 1 से 1.8 लीटर तक का मूत्र करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है सब सेम ही करें, है ना। कोई ये मेनली जो मूत्र की मात्रा होती है यानी यूरिन की जो आपकी मात्रा है वह किस पे डिपेंड करती है, आपने पानी कितने उसमें पिया है। ठीक है, तो पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है मूत्र में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखें, मूत्र में अधिकतर जो होता है वो हमारा जल ही होता है शरीर से, जो 95% होता है। ठीक है, तो 95% जल की मात्रा होती है मूत्र में। इसके बाद उसमें 2.5% यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया, और इसके बाद बच गया जो 2.5%, उस 2.5% में बाकी के अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में से आए होते हैं अपघटित होके विभिन्न पदार्थों के, वो अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो उसमें होते हैं बाकी के 2.5% में। तो इस तरह से ये हमारे शरीर से मूत्र जो है उसमें विभिन्न तत्व जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद देखें कि अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है गर्मियों में पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। तो देखें बच्चों, ये आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों में जब हम थोड़ा सा जैसे ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहने होते हैं तो उस वक्त वो सफ़ेद धब्बे अलग ही दिखाई देते हैं, है ना। तो वो क्यों आते हैं, तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा गर्मियों में हमें पसीना खूब आता है ना, गर्मी के कारण। तो पसीना जो होता है, अगर कभी एक आध बार आपने चख लिया हो कि मुंह पे, फेस पे आपके पसीना आया है और आपके मुंह में चला जाए, तो आपने खुद कभी ना कभी ज़रूर स्वाद लिया होगा, वह थोड़ा नमकीन सा लगता है ना। तो नमकीन का मतलब क्या है, उसमें नमक है, नमक जिसे हम लवण भी कहते हैं, है ना। तो इसीलिए इस लवण के कारण ही जो हमारे कपड़े होते हैं वह सफ़ेद दिखाई देते हैं, उन पे धब्बे जो हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। ठीक, तो जो आंसर लिखा है वह एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। गर्मियों में पसीना अधिक, यहाँ बच्चों ये शब्द छूट गया है, ये आप लिख लें, अधिक आता है। ठीक है, आता लिख लेना बीच में यहाँ पर आप। गर्मियों में पसीना अधिक आता है जिसमें जल और लवण यानी नमक होते हैं। पसीना सूख जाने पर लवण के निशान कपड़ों पर धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। बस यही है कि जो लवण है पसीने में वही निशान हमें धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि मिट्टी के घड़े का जो पानी होता है वो बड़ा ठंडा होता है। ये जैसे आपको ये दिखाया हुआ है मिट्टी का घड़ा, है ना। ये फ़ोटो आपका गूगल से लिया गया है। तो यहाँ देखें कि जो मिट्टी का घड़ा जो होता है वह क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, किस चीज़ का बना है बच्चों, मिट्टी का बना हुआ होता है ना। तो मिट्टी जो होती है, आपने देखा होगा कि जब बारिश का पानी आता है अगर वो नीचे मिट्टी पे गिर रहा है तो वो धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के जो कण हैं वह पूरी तरह से एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जकड़े हुए नहीं हैं, उनके बीच में रंध्र हैं। ठीक है, तो वो जो रंध्र हैं उनके द्वारा पानी रिस कर नीचे ज़मीन में अंदर चला जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देता फिर वो पानी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है बच्चों कि मिट्टी का घड़ा जो होता है वह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी में रंध्र है जिनके कारण जो अंदर के पानी की ऊष्मा है
ठीक है, वह ऊष्मा जो है वह उसके कारण जो बाहर जो पानी मतलब कि होता है मिट्टी के घड़े से बाहर जो वाष्पीकरण से बनता है पानी के वाष्प, वह अच्छे से वाष्पित हो जाते हैं। और वो वाष्प बन रहे हैं तो यानी कि वह इतनी गर्माहट आ जाती है उनमें कि वो वाष्प बन सके, है ना। तो वो वाष्प में जो ऊष्मा है वो कहाँ से आती है, वो पानी से आती है, जो अंदर पानी है मिट्टी के घड़े में उसके कारण। तो यानी कि वो जो वाष्प है उन्होंने वाष्पों ने क्या करा, जो पानी की ऊष्मा थी उसको ले लिया। अब जो पानी में से ऊष्मा लेकर वाष्प बन गए तो पानी में तो ऊष्मा बची ही नहीं, है ना। पानी में जब ऊष्मा नहीं बची तो क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा अपने आप। यही तो होता है ना, अगर आप किस पानी को गर्म करते हैं यानी कि उसको ऊष्मा दे रहे हैं तो ही तो वो गर्म होगा। अब वहाँ से पानी में से आप ऊष्मा हटा दें तो क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा। तो बस यही छोटी सी बात यहाँ होती है लागू, कि जो वाष्प है वह बन रहे हैं उस वक्त जो अंदर के पानी की ऊष्मा है वह ले लेते हैं और वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाते हैं और पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो लिखा हुआ है कि मिट्टी के घड़ों में छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। बाहर की ऊष्मा से वाष्पित होकर पानी घड़े की सतह से वाष्प कणों के रूप में हवा में मिल जाता है। वाष्पित होते हुए जल घड़े के जल से भी ऊष्मा ले लेता है। तो देखें ये बात बहुत ज़रूरी है इसमें कि घड़े के जल से भी ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, जिसके कारण घड़े से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। तो फिर उससे क्या होगा, जो शेष बच गया जो पानी होता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा तो चली गई है ना, जब ऊष्मा ही निकल गई तो जल के घड़े से जब ऊष्मा निकल जा रही है तो पानी को तो ठंडा होना ही था। ठीक, तो इसी प्रकार जब हमें पसीना आता है तो आपने देखा होगा उस वक्त भी हमारा शरीर हमें ठंडा महसूस होता है। तो पसीना जो है वह हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी होता है, यही लिखा है इसमें। इस प्रकार पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है कि वो भी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है और हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वह वाष्प जो है वह ले लेते हैं वाष्पित होते हुए कण। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें लिखा है अपोहन यानी डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना है कि आप उससे क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अब पीछे हमने पढ़ा था मानव उत्सर्जन तंत्र, उसमें मुख्य अंग जो था हमारा वृक्क होता है यानी हमारी किडनी होती है। किडनी जिसके द्वारा हमारे शरीर का रक्त जो है वह अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त हो जाता है ना, और मूत्र के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह बाहर निकल जाते हैं। अब मान लो किसी के जो है किसी भी कारण से जो वृक्क हैं उसके किसी इंसान के वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उस वक्त क्या होगा, जो रक्त है वह पूरी तरह शोधित नहीं हो पाएगा और अवशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर ही रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाता है, कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है उस बंदे को, ठीक है, उस इंसान को। तो ये जो कृत्रिम वृक्क जो होता है बच्चों, इसके द्वारा रक्त को मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वही अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले एक बार जो लिखा हुआ है थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। देखें यहाँ लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के वृक्क अक्रिय यानी जो ठीक से कार्य नहीं करते होंगे हो जाते हैं तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया अपोहन यानी कि डायलाइसिस कहलाती है। डायलाइसिस इंग्लिश का वर्ड है और अपोहन हिंदी का। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र गूगल से लिया गया है। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। देखें बच्चों, यहाँ पर ये जो मरीज़ है उसको लिटाया गया है और उसके जो शरीर से रक्त जो है वो लिया जा रहा है। ठीक, और ये रक्त जो है यहाँ से एक इस तरह से देखो, यहाँ पर जो डायलाइज़र जो होता है, ये जो मशीन है
इसको डायलाइज़र कहते हैं, इस तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर वह जो डायलाइज़र है उस रक्त को अपशिष्ट पदार्थ उसमें से मुक्त करता है और जो रक्त है वो वापस देखिए ये इस तरह से वापस आ रहा है। अब जो डायलाइज़र ने जो मूत्र को अलग किया उसमें से मतलब अपशिष्ट पदार्थों को, वो इस तरह से बूंद बूंद यहाँ एक इसमें बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक, इस प्रक्रिया में कम से कम 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं और हफ्ते में 2-3 बार ये करवानी पड़ती है। तो बच्चों आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी अंग आपके शरीर से अगर कुछ भी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी आगे धीरे धीरे वो बन जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करें और अपने सभी अंगों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक, तो इस तरह से ये हमने देखा किस तरह से डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है पक्षी, छिपकली, सर्प और जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो देखो ये आप लोगों ने घरों में देखा होगा, छिपकली तो ज़रूर देखी होगी, है ना। तो छिपकली के का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो देखा होगा, एक काले से रंग का इस तरह से घन होता है, घना घना सा पदार्थ होता है और उसमें सफ़ेद रंग की ऐसे गोली साथ में लगी होती है ना। तो ये छिपकली का अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो जो छिपकली का अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होता है, वह इसमें लिखा है, देखें ये यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल, ठीक है, अर्ध घन अर्थात सेमी सॉलिड पदार्थ होता है जो मुख्यतः श्वेत रंग का होता है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। पादपों में जल और खनिज का अवशोषण का कार्य कौन सा अंग करता है। ठीक है, खनिज के अवशोषण, देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसे ठीक कर लें। ये का जो है इसको के बना लेंगे। पादपों में जल और खनिज के अवशोषण का कार्य कौन सा अंग और यहाँ पर करता है लिखेंगे बीच में। ठीक है, यहाँ तो पादपों में जो जल है वो कहाँ से मिलेगा, देखो बच्चों मिट्टी से ही तो मिलता है ना पादपों को जल। तो मिट्टी में से कौन सा अंग जो है पादपों का होता है, वह होता है मूल या जड़ उनकी, है ना। तो मिट्टी में क्या है, जड़ है। तो जड़ के द्वारा ही जो जल और खनिज पदार्थ है वह पादप अवशोषित करते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वह पूछा है उत्तक क्या है। ठीक है, तो उत्तक जो होते हैं बच्चों वह कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, समूह में जब विभिन्न कोशिकाएं काम करती हैं तो वह उत्तक बनाती हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं जब समूह में कार्य करती हैं तो वह समूह जो है कोशिकाओं का क्या कहलाता है, उत्तक। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आंसर देखते हैं अब एक बार। कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य को संपादित करता है उसे उत्तक कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, संवहन उत्तक किसे कहते हैं। संवहन उत्तक जो है यहाँ पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों में ही देखेंगे कि संवहन उत्तक क्या है। तो देखें, जो उत्तक पादपों में जल, खनिज, शर्करा, पोषक तत्व आदि के परिवहन का कार्य करते हैं उन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जाइलम, जिसका दूसरा नाम दारू भी है, और फ्लोएम उत्तक। ठीक है, ये दोनों उत्तक जो हैं संवहन उत्तक कहलाते हैं, किनमें, पादपों में। ठीक, अब ये देखें, ये आपको यहाँ चित्र से भी पता चल रहा होगा कि ये जाइलम यानी दारू जो कि जड़ में से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर रहा है। ये देखें, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये मूल रोम है उसके, ये अवशोषित कर रहे हैं इस तरह से। और ये संवहन उत्तक, या फिर यहाँ पर ये देखें इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये नीले नीले रंग से ये जल और खनिज पदार्थ ऊपर जा रहे हैं और जो भोजन होता है वह पूरे शरीर पौधे के अंगों में बट जाता है, वह इस तरह से नीचे आ रहा है। ठीक, तो ये देखें आप, ये चित्र में 2 तरह के एरो लगे हुए हैं। एक ये ब्लू ऊपर जा रहे हैं यानी जल और खनिज का अवशोषण ऊपर की तरफ हो रहा है, और भोजन जो कि पत्तियां बनाती हैं तो वह पूरे भाग में वे उसे आगे बांट देती हैं
तो ये रेड कलर में नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप दूसरा चित्र देख रहे होंगे, इसमें यही दर्शाया गया है कि जैसे ये रेड कलर की इंक का पानी ले लिया, मतलब पानी, उसमें थोड़ी सी इंक डाल ली है और उसमें एक ये पौधे की टहनी खड़ी कर दी है। तो क्या होगा, मान लो हमने उसको एक दिन के लिए खड़ा कर दिया, तो उसके बाद वहाँ पर जो ये रेड कलर है, ये आप उसके ऊपर की कोई टहनी काट के देखेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये उत्तक जो हैं ये इसको अवशोषित कर ले रहे हैं, किसको, जल को, ठीक। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन में उत्तकों के बारे में ही है कि पादपों में जल और खनिज लवण के परिवहन का कार्य कौन सा उत्तक करता है। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पीछे देखा था कि मिट्टी से जल और खनिज पादपों ने ऊपर लेने होते हैं, अवशोषित करने होते हैं। तो इसके लिए जो उत्तक हमारे यूज़ होता है पादपों में, वो कहलाता है जाइलम, ठीक है, जाइलम, या फिर जिसे दारू भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका उल्टा कि जो भोजन है अथवा जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भोजन अथवा घुले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थों का परिवहन पादप में किस उत्तक द्वारा होता है, तो वो हो गया फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वह सभी पूरे के पूरे अंगों में, मतलब पादप के सभी अंगों में भोजन को विस्तृत कर देता है, ठीक। अब ये देखें अगला चित्र जो आपका दिया हुआ है, ये चित्र जो है ये आपका वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन, देखो बच्चों, आप यहाँ इस वर्ड से अब मीनिंग समझ गए होंगे। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प जो शब्द है उसके साथ उत्सर्जन को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उत्सर्जन को जोड़ने से ये वाष्पोत्सर्जन बन गया है। तो आप समझ गए होंगे वाष्पों का उत्सर्जन हो रहा है, जब वाष्पों का उत्सर्जन हो रहा है उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं, ठीक। तो अब आंसर में भी यही लिखा है, देखें कि पादपों के विभिन्न भागों द्वारा रंध्रों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मुख्यतः पत्तियों द्वारा जल वाष्पित होता है। तो मुख्य अंग जो होता है वाष्पोत्सर्जन का पौधों में, वो क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन कि ये एक पौधा लिया गया है गमले में, ठीक है, ये पौधा है। इस पौधे को सारी तरफ से एक प्लास्टिक की थैली से ढक दिया गया है, ठीक है, ये पूरी तरह से प्लास्टिक की थैली से ऐसे ढक दिया गया है, ठीक। और इसमें हवा अंदर ना जाए तो इसलिए यहाँ साइड साइड में मोम भी लगा दिया गया है। अब जब हम इसको धूप में रख देंगे इस पौधे को और 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो इस पॉलीथीन को हटा कर देखेंगे तो अंदर की तरफ हमें वहाँ वाष्प कण मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो जल की बूंदें यहाँ मिल रही हैं यही बता रही हैं कि यहाँ वाष्प उत्सर्जन हुआ है, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन में जो वाष्पोत्सर्जन जो है वह पौधों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, वाष्पोत्सर्जन जो है वह नुकसानदायक ही नहीं महत्वपूर्ण भी होता है पौधों के लिए, और वो किस तरह से महत्वपूर्ण है ये देखें। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जो जल को जाइलम से खींचता है। तो बच्चों देखें, जैसे ये हम पौधा है ऊपर की तरफ और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन होना है यानी वाष्पों का वहाँ से उत्सर्जन होना है, तो उसके कारण जो जड़ है, जड़ का कार्य है ना जल को ऊपर पहुँचाना, है ना। तो जो जड़ होती हैं वहाँ ऊपर अभिकर्षण यानी खिंचाव जो है वह उत्पन्न हो जाता है, और वो खिंचाव उत्पन्न होने के कारण जो जड़ें हैं, जो मूल रोम होते हैं, वह मिट्टी में से जल को अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी में से जल ही नहीं खनिज तत्व भी अवशोषित कर लेंगे और फिर आगे ऊपर पूरे पौधे के सभी अंगों तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन जो है महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पर। अगर मान लो ये खिंचाव बल जो है यहाँ ना उत्पन्न हो तो जल की मात्रा जो है पौधे अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि पौधों को ठंडा रखने में यह सहायक होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मिट्टी का घड़ा जो होता है वह ठंडा किस प्रकार रहता है, वहाँ भी तो क्या होता है, वाष्प जो हैं, पानी के वाष्प जो हैं वो बाहर आ गए हैं, ठीक, मिट्टी की सतह पर, और जो अंदर का पानी है उसकी जो ऊष्मा है, जब ये वाष्प बाहर वातावरण में जाएंगे तो उस ऊष्मा को भी साथ ले लेते हैं
और वाष्पित हो जाते हैं तो अंदर का पानी ठंडा रह जाता है। तो इसी तरह से यहाँ है कि पौधे में से क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वो अंदर की जो ऊष्मा है उसे भी ले लेते हैं और इससे पौधा ठंडा रहता है, तो ये ठंडा रखने में सहायक हो गया। इसके बाद तीसरे पॉइंट में है वाष्पोत्सर्जन खनिज लवणों के पादप में संवहन में सहायक होता है। बिल्कुल, अब जिस तरह से जल की बूंदें ऊपर संवहित होती हैं उसी तरह से जो मिट्टी में खनिज पदार्थ हैं वह भी अभिकर्षण बल के कारण ऊपर जाते हैं और पौधे में पूरे पौधे के सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आज ये अपना लेसन पूरा कर लिया और आप सब ये क्वेश्चंस जो हैं इनको नोट कर लें और अच्छी तरह से नोट करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट कर दें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियोस मिलते रहें और वो अपना कार्य पूरा करते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे। तो इस तरह से अपना आज ये लेसन जो है ये पूरा हो गया है। धन्यवाद बच्चों।